तो स्वागत है सभी का। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आ चुका है आप लोगों का फेवरेट प्रैक्टिस सेशन। So this is the session in which we are going to discuss all the homework questions। सारे जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए थे आप लोगों को स्लाइड्स में, उन सब का डिस्कशन का सेशन आ चुका है। और इसमें आप लोगों के डिमांड पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाया हूं, जिसमें हम लोग आर.एस. अग्रवाल और अपने साइड बुक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को, जो आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू और कभी ना कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन जल्दी से मिस मत करना, सभी लोगों को बता देना जो लोग पढ़ भी चुके हैं और कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की दिलो इच्छा रखते हैं, वो आज इन सारे क्वेश्चंस को जरूर बनाएंगे। सो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग का सेशन थोड़ा लंबा जाने वाला है। और लंबा होने के साथ साथ आज बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे सोचने की आइडिया डेवलप करनी है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जिसमें आपका दिमाग नहीं चमका एक बार में तो बुरा मत मानना दोस्त, बस सीख के जाना कि मैंने आपको वो बात सिखा दी है, और आज के बाद जब भी हम लोग वो बात सीखेंगे तो अप्लाई कर देंगे सर। सो माई सेल्फ देवाशीष, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आवर 5th लेक्चर। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन डू वी हैव? ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 था, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। पढ़ा क्या था हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट की दिखती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट की। तो हमें क्या करना था? इन सबको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्मेट में लाना था। चलो एक बार प्रैक्टिस के लिए बना लेते हैं फिर से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? ये कैसे करते थे? एक बार इसको मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। 2x को 3 के साथ किया, लेकिन माइनस भी है तो माइनस का 6x, फिर -1 को x के साथ किया -x, और -1 को -3 के साथ किया +3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? देखो, x को x के साथ किया x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x प्लस का 4x और माइनस का 8। आप सबको एक तरफ खींच लो, लेकिन पहले इन सबको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, और ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 8। अब फिर क्या करना है? सभी को एक तरफ खींच लो दोस्तों। तो ये इधर आते ही 2x स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये -7x है, वो +2x है, इधर आते ही माइनस, और ये +3 है, इधर आते ही ये प्लस, इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? -7 -2 माइनस का 9x, और ये कितना हो जाएगा? +3 + 8 +11। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों? क्योंकि याद होगा आप लोगों को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में सभी चीजें सही होती है, बस यहां क्या बोलता है कि a 0 नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है कि a की वैल्यू यहां पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, और 1 0 के बराबर तो नहीं होता है। इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारे पास पूरी सेटिस्फाइड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव इज x प्लस 2 का होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये होल क्यूब है, तो होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती थी उसको मैं एक बार लिख देता हूं। अगर किसी को याद ना हो तो प्लीज अपनी कॉपीज में जरूर लिख लेना। ये हमने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसके ऊपर ये दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आज के बाद इसको याद करने की एक आदत डाल लो। और कैसे याद होगा? ये क्वेश्चन को या ऐसे कुछ क्वेश्चंस को बनाओ जिनमें इस फॉर्मूले का यूज ज्यादा होता है, उससे आप ही लोगों का हेल्प होगा। क्या आप लोगों को याद हो जाएगा यार, बहुत आराम से याद हो जाता है, कोई टफ नहीं होता है, और बहुत पोएटिक होता है ये। कैसे? एक बार इसका क्यूब, एक बार इसका क्यूब, फिर 3 लिख दो a b, और ब्रैकेट में a प्लस b लिख दो। चलो एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले इसका क्यूब करना है, तो सबसे पहले वाले का क्यूब, फिर दूसरे वाले का क्यूब, फिर 3ab, a के जगह x लिखा, b के जगह 2 लिखा, और ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब इन दोनों का सम आ गया। ठीक है, ये हो गया पूरे इस पार्ट का ओपनिंग। अब इस पार्ट को ओपन करो। तो इस पार्ट को ओपन कैसे करोगे? 2x को मल्टीप्लाई करो x क्यूब से, तो यह आएगा 2x क्यूब, और फिर 2x को मल्टीप्लाई करो 1 से, लेकिन माइनस लगा देना तो 2x आएगा। ठीक है, अब चलो इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो। यह आ गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6x, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2। सिमिलरली यहां क्या आते हुए दिख रहा हमें? 2x क्यूब माइनस का 2x। अब सॉल्व करो। ये 2x क्यूब, मैं तो बोलता हूं कि सभी चीजों को उधर फेंकते हैं, चलो उधर फेंका जाए, तो यह आ जाएगा 2x क्यूब, ये प्लस का x क्यूब उधर चढ़ते ही
माइनस का एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहां पर आएगी क्या, 6x²। जैसे अगर मैं इसको अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में चलो लिख लेते हैं इसको। तो अभी हमारे पास आ रहा है x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, और यहां पर आ रहा है 2x³ माइनस का 2x। अब एक एक करके भेज लो। तो ये 2x³ और इधर का ये प्लस x³ इधर आते ही माइनस हो गया, फिर प्लस 6x² इधर आते ही माइनस 6x² हो गया। इधर एक माइनस 2x वाली टर्म है, और इधर से जो 2x या फिर x वाली टर्म है वो प्लस है, तो वो उधर जाके माइनस हो जाएगी। और फिर यहां पर क्या है, प्लस का 8 है कांस्टेंट, तो इधर आके माइनस। जब हमने सभी चीजों को उधर खींच लिया तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, 2x³ x³ यहां पर आएगा माइनस का 6x² माइनस का 2x और माइनस 12 माइनस 14 दे देगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 8। दिस इज अ क्वाड्रेटिक और नॉट। आप ही लोग बताइए, यहां पर डिग्री 3 दिख रही है, तो डिग्री 3 कहने पे तो साफ साफ बोल सकते हो ना कि ये नॉट अ क्वाड्रेटिक है। तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है सर कि ये क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3। भाई साहब डिग्री 3 क्वाड्रेटिक थोड़ी होती है। चलो अब आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x+1 का होल क्यूब। फिर से एक होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आई। चलो फिर से होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आई ना, फिर से फटाफट सॉल्यूशन करो। तो a³ मतलब कि इसकी क्यूब प्लस b³ मतलब इसकी, फिर 3ab मतलब x लिखा 1 लिखा, और ब्रैकेट में a+b मतलब x+1 कर दिया। LHS का सिंप्लीफिकेशन हो गया। RHS को चेक करो, यहां पर है x³ प्लस x+6। अब सॉल्व करो, तो इस तरफ क्या बन रहा है हमारे पास, x³ प्लस 1 प्लस 3x मल्टीप्लाइड ओवर x+1 इज इक्वल्स टू x³ प्लस x+6। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, x³ प्लस 1 प्लस 3x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू x³ प्लस x+6। यहां पर देखो x³ RHS में भी आ रहा है, LHS में भी आ रहा है। डायरेक्ट काट दूं, बोलो। यहां पर RHS में भी जब आए वो चीज और LHS में भी आए और सेम साइन में हो और इक्वल टू में हो तो कट जाती हैं चीजें। तो हमारे पास x³ वाला टर्म जो है वो खत्म हो गया, उसका खात्मा हो गया। तो बची क्या क्या, जो बचा है उसको लिख दो। 1 प्लस 3x² प्लस 3x बचा, और सर इधर बचा x+6। अब एक काम करो, इन दोनों को इधर ले लो। तो इसको इधर लेने पे पहले 3x² को लिख दो, पावर बड़ी वाली, फिर 3x को लिखो, और उधर से x वाला कौन आया है, x आया है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर इधर के कांस्टेंट टर्म को लिखो, और फिर उस तरफ के कांस्टेंट टर्म को इधर आके साइन चेंज कर दो। हो गया, बन गया क्वाड्रेटिक। कैसे, देखो 3x² प्लस 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस नहीं माइनस का 5। सो दिस इज विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक है या नहीं है। साफ दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है। क्यों, डिग्री 2 है, पिछले वाले में डिग्री 3 थी यहां पर, तो इसे नॉट क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक, लेकिन थे दोनों क्यूबिक इक्वेशंस। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्तों कभी भी कोई भी किताब की कवर को देख के जज मत करना कि वो किस तरह की किताब होगी। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को ये चेक मत करना कि यहां क्यूबिक है तो सर एक क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक आएगी। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में कट वट के एक क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, इसीलिए इसको कभी जज मत करना दूर से देख करके कि डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, सेम कहानी करना है हमें। चलो कर लेते हैं फटाफट। तो x को x से किया x², फिर यहां 3x, फिर यहां 6। इधर करते ही क्या आएगा, x को x से किया x², फिर x को 2 के साथ किया 2x, 2 को x के साथ किया 2x, और 2 को 2 के साथ किया 4। आ गया पूरा सिंप्लीफिकेशन। चलो अब सबको एक तरफ ले आओ, तो ये x², उधर का x² इधर आते ही माइनस हो जाएगा। फिर यहां पर आ रहा है प्लस 3x, और यहां पर कितना आ रहा है 4x, ये 4x इधर आते ही -4x हो जाएगा। फिर यहां प्लस का 6 और ये प्लस का 4 इधर आते ही -4 आ जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई, x² से x² कट गया, हमारे पास 3x और 4x मिला के नेगेटिव ऑफ x देंगे, और +6 - 4 +2 दे देगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, ये टर्म होता है कि डिग्री 2 हो हमारे पास। ये बंदा यहां पर एब्सेंट है, ये है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन।
चलो, तो इसी तरह से हमने ये तो पार्ट कर लिया कि क्वाड्रेटिक कौन नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम्स का था। क्यों? हमने सेकंड जब लेक्चर कवर किया था तो हमने कुछ फैक्टराइजेशन टेक्निक्स पढ़ी थी और उसके साथ साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे। तो उस पे एक वर्ड प्रॉब्लम आप लोग को दिया था होमवर्क में, और होमवर्क में ये वर्ड प्रॉब्लम के टाइप का एक क्वेश्चन भी कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जाके प्लीज देख लेना, क्योंकि उससे आपको यहां मिलती जुलती आइडिया पूरी मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमें दिया गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें कुछ पॉटरी आर्टिकल्स, कुछ मटके बन रहे हैं यहां पर हमारे पास, और वो कुछ होंगे, हमें वो कुछ नहीं पता। हो सकता है वो 4 हो सकता है वो 8 हो सकता है वो 10 हो। तो एक डे में हो रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज ₹3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। इसी में पूरा का पूरा गेम हो गया। बच्चा सोचता है कि सर यहां इतनी बड़ी बात कह दी है कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आया कि यहां से यहां तक क्या बोल क्या रहा है। तो इस चीज को भाई लोग यहां एकदम मार्क कर लो कि इतने में ही तुम्हारा गेम हो गया है, कि तुमको क्या करना है, इतने में ही समझ करके इक्वेशन बनानी है। चलो, अब द टोटल कॉस्ट इज 90 एंड पूछा क्या क्या है हमसे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैं वही करूंगा कि मुझे जो जो पूछा है उसी को एक वेरिएबल मान लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। मैं मान लेता हूं कि आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस थे वो एक्स थे। हो सकता है वो 4 निकल जाए, 8 निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं मान भी लेता हूं कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वाई है। मतलब कि अगर 5 घड़े हुए और पांचों घड़े, एक घड़े की दाम 10 रुपए, तो उसी तरह से 5 इंटू 10 90। उसी तरह हो सकता है कि ये 9 घड़े हो और ये हर घड़े की दाम 10 रुपए हो, तो 90 रुपीज आ रहा हो। तो उसी तरह से मैंने मान लिया कि एक घड़ा एक्स है और उसकी कॉस्ट वाई है। चलो अब फ्रेमिंग करते हैं। तो फ्रेमिंग कैसे होगा, ध्यान से सुनना। हमें कहा गया है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का कॉस्ट क्या है दोस्तों, वाई है। तो वाई की चर्चा हो रही है। वाई क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन द ट्वाइस लगाया द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स होंगे वो यहां आने चाहिए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितना है, ये एक्स है ना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने माना है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या रख देना है, एक्स रख देना है। समझ में आया कैसे किया। वो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन मतलब प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। चलो अब हमारे पास क्या आ गया, सो y की वैल्यू आ गई 3 + 2x। अब हम इसका यूज करेंगे हमारे इक्वेशन बनाने में। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कैसे आता है दोस्तों, टोटल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, सपोज करो, तो हम ये बात जानते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए होंगे उसको अगर हम इनटू कर दें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के साथ, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। मतलब कि 5 घड़े बने, 5 घड़े, एक घड़े का दाम 10 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, 5 इंटू 10। उसी तरह कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स हैं। कितना है एक आर्टिकल, एक पॉट का दाम, एक पॉट का दाम हमने लिया है वाई, इसका मतलब यहां आएगा वाई। और टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90। सो यहां टोटल कॉस्ट में आएगा 90। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब सोचो तो जरा, यहां पर इक्वेशन तो बन चुका है, यहां पर ये 2 वेरिएबल हैं। क्या हमें पास एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में है, ये 3 + 2x है ना, y की वैल्यू, तो ये y की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करना है, यहां। तो इसको लिख दो, पुट y = 3 + 2x। ये हमारे पास पिछले वाले स्लाइड से इस स्लाइड में हमने सब्स्टिट्यूशन किया, तो इस स्लाइड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या आ जाएगा, x को मल्टीप्लाइड करो यहां पर 3 + 2x के साथ, और यहां पर आ जाएगा 90। सॉल्यूशन करते ही x को मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, और ये 2x को किया तो 2x² आया, और यहां पर
90। अब 90 को उधर भेज लो तो क्या आ जाएगा 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक तैयार। अब इस क्वाड्रेटिक को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी x की वही तो होगी हमारी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल गए तो हम कॉस्ट भी निकाल ही लेंगे 90 से डिवाइड करके। तो हमें क्या निकालना है यहां से x की वैल्यू, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन आप लोग पता ही होगा कैसे किया जाता है, हमें मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 2 और 90 को मल्टीप्लाई करो तो वापस में हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 180। अब 180 को एक बार प्राइम फैक्टराइज कर लो तो 180 को प्राइम फैक्टराइज करते ही क्या क्या आ जाएगा देखना, 2 किया 90, 2 45, 3 15, 3 5 5 1। अब सर पेयर कैसे बनेगा, हमें मल्टीप्लाई करके 180 लाना है और सब्सट्रैक्ट करके हमें लाना है 3, तो 3 लाना है और 180 लाना है। जो पेयर में मार्क करूंगा देखना, अगर मैंने मान लो सपोज किया इसको चूज किया, 2 को चूज किया, ये सबको चूज किया, तो 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, तो 90 और 2 मिला के कभी तो 3 देंगे नहीं हमें, तो 90 और 2 का तो कोई हिसाब किताब है नहीं। अब ये दोनों को चूज करो, 4 को चूज करो, 4 और यहां पर 3 3 9 5 45, 45 और 4 क्या हमें कभी 3 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो 45 और 4 का कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया। अब इन तीनों को चूज करो, अब एक साथ तीनों को चूज करो, 2 2 4 3 12, एक आ गया 12 और 12 और यहां बचे हुए कितने हैं 5 और 3 15। क्या 12 और 15 हमें 3 दे सकता है, हाँ। जब हम 15 में से 12 घटाएंगे तो ये जनाब 3 हमारे पास आ जाएगा। सो कुल मिला के हमें यहां पर इन दोनों का लेना है, यहां पर इन दोनों को अलग और एक तरह से इन सबको अलग लेना है, ठीक है। चलो अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, इससे आ गया हमारे पास ये 12 और ये आ गया हमारे पास 15। अब स्प्लिट कर लेते हैं, 2x² प्लस 3 लिखना है ना मुझे, तो प्लस में आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर को प्लस में रखो सर, प्लस का 15x रखो, यहां माइनस का 12x रखो और फिर आगे वाला 90 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते ही ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है बस, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 15। और अगले वाले में क्या कॉमन है, 12 और ये में, तो 12 और 90 में अगर मुझे कॉमन लेना है तो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल 6 कॉमन है, ठीक है। तो -6 कॉमन लिया तो यहां क्या आ जाएगा 2x प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने माइनस कॉमन लेके प्लस में लगा दिया, मतलब कि ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो ये ब्रैकेट बन गया, ये ब्रैकेट बन गया, फैक्टराइजेशन हो गया। एक फैक्टर है 2x प्लस 15 और दूसरी फैक्टर है x माइनस 6। अब एक काम करो, एक बार इस फैक्टर को 0 करो, मतलब कि 2x प्लस 15 की वैल्यू 0 हो सकती है, या तो दूसरी फैक्टर मतलब x माइनस 6 वो 0 हो सकता है। तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूं तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, 2x की वैल्यू -15 और यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 6 आ रही है। तो यहां पर से मुझे कोई आंसर नहीं दिखाई देगा क्योंकि 2x की वैल्यू -15 है। तो एक बार जरा सोच के देखो कि 2x की वैल्यू अगर -15 है तो क्या मुझे नंबर ऑफ आर्टिकल्स -15 मिल सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आपके पास जो घड़े हैं वो -15 है, मतलब आपके पास 15 घड़े माइनस में है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से एक एब्सर्ड आंसर आ रहा है, तो हमें रिजेक्ट किसे करना है, हमें इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देना और हमें एक्सेप्ट किसे करना है, x इक्वल टू 6 को करना है, ठीक है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, x की वैल्यू -15/2 विल बी रिजेक्टेड एंड नेक्स्ट वैल्यू जो होगी x की वैल्यू 6 ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमें यह पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 6 है। और हमारे पास जो इक्वेशन आया था दोस्तों वो ये था कि 90 इक्वल टू x इंटू वाई है। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, 90 की वैल्यू x इंटू वाई है। अब मुझे ये सिलेक्ट हुआ है ना, तो ये यहां डाल दो, तो 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 टाइम्स y। और मुझे अगर y निकालने में इंटरेस्ट है तो मैं 90 को 6 से डायरेक्ट डिवाइड दे सकता हूं ना 15 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। दिस इज द फाइनल आंसर। सो x इक्वल्स टू कितने थे हमारे पास, x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जिनकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, और y क्या था, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो गया हमारे पास 15।
इसका मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा 90। तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन पूरा तहस नहस कर चुका है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन हो चुका है। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू कवर। आप अपने एनसीईआरटी में ये लिखिएगा, लास्ट में एकदम क्वेश्चन रखा हुआ है, और बच्चे लोग को प्रॉब्लम वापस से यहीं आएगा, फिर से करना, कॉपी पेन लेके साथ बैठना, जरूर से जरूर इसको अपने से फ्रेम करना कि सर ने ये फ्रेम कैसे किया और उसके बाद सर ने क्या टेक्निक से यहां पर सब्स्टिट्यूशंस निभाए हैं। तो इन सब्स्टिट्यूशंस को आप भी अपने से ट्राई कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल, याद है दोस्तों इज इट पॉसिबल वाले क्वेश्चंस कैसे करते थे? तो हमें जब बोला जाए कि इज इट पॉसिबल, तो हमें क्या करना है, यहां पर एक तरह से हमें चेक करना है नेचर, कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनांट आया था, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी हमारे थर्ड लेक्चर में, उसमें ये कैसे चेक हो जाएगा। चलो तो करते हैं। पेरीमीटर 80 है, और किसका, रेक्टेंगल का। तो एक काम करो सर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो सबसे पहले। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करते ही इसकी पेरीमीटर, याद है दोस्तों पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें बचपन में पढ़ाया जाता था 2 टाइम्स L प्लस बी। तो ये पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 80, तो 80 का वैल्यू होगा 2 टाइम्स L प्लस बी। तो 80 को डिवाइड किया 2 से, हमारे पास आ गया L प्लस बी, ये आ गया 40। तो L प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 40। अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं यहां पर लगाऊंगा, सुनना कैसे। जैसे ही मैंने L प्लस बी लिया, मान लो मैं एक सेकंड के लिए L को x अज्यूम कर लेता हूं, मतलब ये लेंथ मेरे पास x है। तो सर आपने लेंथ को x अज्यूम किया है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा सर, देखो जैसे ही लेंथ को मैंने x अज्यूम किया, ये x उधर जाके क्या हो जाएगा 40 माइनस x। तो इसका मतलब सर अगर लेंथ x है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रेथ होगी वो एक्चुअल में 40 माइनस x होगी। सो हमने लेंथ और ब्रेथ को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। लेंथ और ब्रेथ दो अलग वेरिएबल थे, x लेने पे एक x हो गया, एक 40 माइनस x हो गया। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, एंड एरिया 400। तो एरिया का कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, एरिया हमने पढ़ा था लेंथ टाइम्स ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितना आया है x, ब्रेथ हमारे पास कितना आया है 40 माइनस x। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन एरिया कितना बोला है हमें, एरिया बोला गया है 400, तो यहां पर आ जाएगा 400। चलो फटाफट जल्दी जल्दी अपने कॉपी पेन चलाओ। यहां आ जाएगा 40x, यहां आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 400। अब सबको इधर भेजो, तो ये प्लस का 40x उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 40x, और फिर यहां पर प्लस 400 है, हमने सब चीजों को उधर ही भेजा है, तो प्लस 400 आएगा। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसी के बारे में पता करना है कि क्वेश्चन में क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए। तो पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, क्या ये सिचुएशन सर पॉसिबल है? तो एक काम करो, एक बार a लिख लो 1 है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट माइनस 40, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म 400। अब एक काम करो, तुम कैलकुलेट कर लो एक बार d, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac करते ही मुझे आ जाएगा माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी। यहां पर मैंने इसको लगाया, अब ये आ गया 1600 माइनस 4 4 1600। क्या खूबसूरत बात है, 1600 से 1600 पूरा कट गया, d की वैल्यू 0। और याद है दोस्तों d की वैल्यू 0 हमारा सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता था कि d की वैल्यू जैसे ही हमें 0 मिली, हमें लिखना पड़ेगा कि रूट्स क्या हैं, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, मतलब कि अल्फा और बीटा इक्वल का केस है यहां पर। तो जैसे ही हमने देख लिया कि d 0 हो गया, मतलब यहां लेंथ और यहां ब्रेथ बराबर आने वाले हैं। चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हमें कहा गया है कि इसका निकालना है, फाइंड करने को बोला गया है लेंथ और ब्रेथ, तो चलो निकाल लेते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा सर, हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400। अब बच्चे लोगों को तो तुरंत चमक चुका होगा, 400 कैसे आएगा दोस्तों, 2020 मैच खेल लेते हैं सर, 2020 मैच हमें 400 रन दिला देंगे। तो यह आ गया 400 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन होते ही x माइनस 20, और यहां पर माइनस 20 कॉमन होते ही x माइनस 20 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इसको एक बार लिख लो x माइनस 20, फिर इसको एक बार लिख लो x माइनस 20। तो कुल मिला के
भाइयों और बहनों, ये भी एक बार 0 से इक्वेट होके x की वैल्यू 20 देगा। अब उसके बाद ये 0 से इक्वेट करोगे तो ये भी x की वैल्यू 20 देगा। इसका मतलब अल्फा भी 20 है और बीटा भी 20 है। तो अब सर एक्सेप्ट किसको करना है? दोनों में से किसी भी एक को एक्सेप्ट कर लो यार, दिक्कत क्या है? तो आपको लेंथ अगर 20 में दिक्कत हो तो ब्रेथ को 20 ले लेना, क्योंकि बाई सिमेट्री इतनी खूबसूरती यहां बैठी है कि 40 में 20 घटाओगे तो जनाब 20 ही आंसर आएगा। आप लेंथ को 20 लो या ब्रेथ को 20 लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस क्वेश्चन पे। सो व्हाट वी कैन से इज लेंथ यहां पर कितनी आएगी? 20। तो ब्रेथ कितनी आएगी? 40 माइनस 20, जो कि आंसर आएगा फाइनल 20। सो दीज आर योर टू आंसर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने ये क्वेश्चन भी रफा दफा कर डाला कि थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट की कंडीशन से चेक किया कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, चेक करने के बाद सॉल्व कर लिया। काफी आसान था, काफी सिंपल था। तो हमने देखा कि अभी हमने सारे होमवर्क क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। सो नाउ दिस इज द टाइम फॉर आवर बेस्ट क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू टेक इन दिस सेशन। ये आपके लिए कुछ बहुत शानदार, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनमें आपका जो है बहुत ज्यादा माइंड का, ब्रेन का और बहुत सारे आईक्यू लेवल का टेस्टिंग होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस को करते ही आपको चैन की नींद आएगी, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्कूल्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और कभी ना कभी बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आस्क्ड भी हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर से मिस मत करना, और सभी को अपने से एक बार अटेम्प्ट करना। नहीं आएगा तो सॉल्यूशन जरूर देख लेना। चलो, हमारे पास क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम पे है। ठीक है, दिस इज अ स्पीड डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम में हम जो कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे वो तो आप लोग क्लियर होंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहां पर अलग अलग दो केस दिया है। सुनना क्या, एक फ्लाइट है जो 2800 किलोमीटर तक चल रही है, मतलब कि मान के चलो वो यहां से लेकर यहां तक एक फ्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर उसको रन करना है। अब यहां पर उसने क्या कहा है कि उस एयरक्राफ्ट की स्पीड, उस एयरक्राफ्ट की जो स्पीड थी वो 100 से कम हो गई ड्यू टू बैड वेदर। हो सकती है कि कुछ बारिश हो रही होगी या रेडार में सिग्नल नहीं आ रहा होगा, इसी कारण क्या हो रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कम जा रहा है। तो जो भी उसकी नॉर्मल स्पीड होगी, सपोज करो अगर वो 800 पे दौड़ रहा है तो वो 700 की स्पीड पर दौड़ेगा। अगर एयरक्राफ्ट 1000 की स्पीड पर है तो वो 100 से कम दौड़ेगा। तो इसी तरह अगर वो एयरक्राफ्ट कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीड से है तो वो उससे 100 कम जाएगा, और उस समय टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हुआ है। अब कुछ लोग को डाउट होता है कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज कैसे हो गया अगर स्पीड हमारा डिक्रीज हुआ है? तो स्पीड कम होने पे टाइम बढ़ जाता है, या एक तरह से बोल सकते हो कि स्पीड और टाइम क्या है, इनवर्सली वेरिंग है। तो अब इनवर्सली वेरिंग की कॉन्सेप्ट्स को एक बार चलो याद कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मैं सॉल्यूशन लिखता हूं इसका। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं स्पीड को x। तो अब मेरे पास क्या है, एक तो मेरे पास होगी ओरिजिनल स्पीड। अब ओरिजिनल स्पीड कितनी है, x है, और एक मेरे पास वो स्पीड है जो इसकी बैड वेदर में थी, मतलब कि न्यू स्पीड, या उसको बोल सकते हैं रिड्यूस्ड स्पीड। तो रिड्यूस स्पीड कितनी होगी दोस्तों, x माइनस 100। समझ गए ना कैसे किया, x लिया, x माइनस 100 ले लिया। तो इस तरह से हमें दोनों स्पीड्स मिल गए। अब नेक्स्ट काम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। तो एक काम करो, मेरे पास स्पीड है, मेरे पास दोनों के लिए डिस्टेंसेस है, क्योंकि उस आदमी को वही डिस्टेंस कवर करना था जो उसने तय किया है ओरिजिनली और न्यू में भी। तो इस केस में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, इस केस में हमारे पास डिस्टेंस है 2800, और इस केस में भी हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 2800 है। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट को लगाया तो अब मुझे निकालना क्या है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे
यहां पर भी अप्लाई करो इस सिचुएशन में, और एक बार इस सिचुएशन में भी अप्लाई करो। तो देखो, अगर मैं टाइम ओरिजिनल की बात कहूं, मतलब ये जब ओरिजिनल स्पीड में था, तो टाइम ओरिजिनल क्या लगेगा? तो अगर मैं इसको लिखूं कि टाइम ओरिजिनल क्या होगा, तो वो होगा डिस्टेंस ओरिजिनल, और डिस्टेंस तो ओरिजिनली 2800 ही है, बाई स्पीड ओरिजिनल। स्पीड ओरिजिनल कितनी थी? x थी। तो एक तरह से ये मेरा हो गया टाइम ओरिजिनल का फॉर्मूला। अब मुझे क्या बोला है? वो रिड्यूस्ड वाला। तो रिड्यूस्ड वाले को कर लेते हैं एक बार। अब रिड्यूस्ड वाले में मुझे क्या मिलेगा? टाइम। अब सोचो, अगर मेरे पास स्पीड कम हुआ है, कोई गाड़ी आप चला रहे हो, उसकी स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई है, तो आपको किसी भी चीज को पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाते वक्त आपकी स्पीड 70 से 60 की हो गई, या 70 से 50 की हो गई, तो आपको वो टाइम लगेगा ना। 1 घंटा लग रहा होगा, तो अब वो आपको 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, इस तरह से यहां पर भी जो टाइम हुआ है वो ओरिजिनल से क्या हो चुका होगा? इंक्रीज हो चुका होगा एक तरह से। सो टाइम इंक्रीज यहां कितना है? क्योंकि यहां स्पीड रिड्यूस हुई है, तो टाइम इंक्रीज हुई है, वो है ओरिजिनल, या ओरिजिनल डिस्टेंस, या रिड्यूस डिस्टेंस भी मत कहो, डिस्टेंस तो वही है हमारे पास, बाई जो स्पीड अब लेना है हमें, वो रिड्यूस्ड वाली लेने हैं, मतलब कि x माइनस 100। सो दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। अब हमें क्या बोला है कि हमारे पास कितना का इंक्रीमेंट है, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मिनट्स की बात कही गई है, तो ये मिनट्स वर्ड को जरूर से जरूर अंडरलाइन कर लेना। आपको यहां पर 30 नहीं रखना है, क्योंकि सारे यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। ठीक है, तो चलो अब इसको कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास अभी तक की सिचुएशन है, उसमें हमें मिला है टाइम ओरिजिनल, जो कि आया है 2800 बाई x, और फिर हमें क्या मिला है? टाइम इंक्रीज्ड। तो टाइम इंक्रीज्ड हमें कितनी मिली है? 2800 अपॉन x माइनस 100। अब हमें क्या सोचना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितने की है, मतलब कि इंक्रीज कितने की है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने स्पीड 10 की कम की, तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, मतलब कि जो आपकी टाइम थी जब आपने रिड्यूस किया स्पीड, वो ओरिजिनल टाइम से क्या होगी? 30 एक्स्ट्रा होगी मिनट। तो उसी तरह से अगर मैं यहां लिखूं, इस चीज को फ्रेम करने की कोशिश करूं कि यहां पर ये ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालने के लिए मुझे एक फ्रेमिंग करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या चेंज हुआ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टाइम इंक्रीज जो हुई है वो ओरिजिनल टाइम में कितने की इंक्रीज हुई है? 30 मिनट्स की, क्योंकि 30 मिनट्स का ही वहां पर टाइम इंक्रीज हुआ है। अब सबको इधर खींच लो, टाइम इंक्रीज कितना है? 2800 अपॉन x माइनस 100। फिर टाइम ओरिजिनल कितना है? 2800 अपॉन x, और यहां पर 30 मिनट्स को अगर आप आवर्स में करोगे तो कैसे होगा? 30 लिख दो और 60 डिवाइड में डाल दो, आंसर आ गया 1/2। अब एक काम करो, ये 2800 बाई एक्स को इधर शिफ्ट करो, तो यह आ जाएगा 2800 अपॉन एक्स माइनस 100 माइनस का 2800 अपॉन एक्स इक्वल्स 1/2। अब ऊपर में से 2800 को कॉमन निकाल लो, ताकि आपकी ही चीजें आसान बन जाएंगी। तो कॉमन निकालते ही क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस 100, और यहां पर क्या आएगा? माइनस का 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्या करो, ये 2800 है ना, इसको इस तरफ के डिनोमिनेटर में भेज दो, क्योंकि ये न्यूमरेटर की पार्ट है, उधर जाके ये डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 2800। और यहां क्या बचा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 100 से, फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये माइनस, और माइनस के बाद बड़ी चीज है तो ब्रैकेट भी, x माइनस 100। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करते ही हमारे पास क्या आएगा? देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का ध्यान रखना, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100x। मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहां कितना आ जाएगा? 28 टू 56, 1 2 3 4 जीरोस, 4 जीरो अपने पास बढ़िया बैठ रहा है। x से x कैंसिल हो गया, फिर यहां पर आ जाएगा
एक मिनट, ये 4 नहीं 2 जीरो दिए हुए हैं, ये 5600, बट वो ऐसे जाके 4 ही हो जाएंगे क्योंकि यहां पर यहां मल्टीप्लीकेशन है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5600 मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, फिर इसको भी इधर ले आना, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 100x माइनस 56, 1 2 3 4, 4 जीरोस हमारे पास आ गए और यहां 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद अस। ये हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसी को हमको सॉल्व करके x की वैल्यू मिल जाएगी, और जब से मेरे x की वैल्यू मिल गई समझ जाओ कि मुझे आंसर मिल गया। अब बच्चों के मन में ऑफन क्या डाउट आता है, सर इतनी बड़ी नंबर देख करके फैक्टराइज कैसे करें। आपने कहा था कि आप 56 को लिखो और ये पूरी चीज को फैक्टराइज करो बैठ करके। अब इसमें इतना ज्यादा प्राइम फैक्टर्स आता है कि आप लोग खुद ही में कंफ्यूज हो जाओगे कि इतनी बड़ी लड़ी लगेगी, उसमें सर किसको कब चूज करना है। तो मैं आपको एक यहां सीक्रेट हैक बताता हूं, ये बात किसी से शेयर मत करना और बोलना कि सर हम लोग को ये बात आज पता चली होगी, या नहीं भी पता है तो इसके लिए बात जरूर सुन लेना। अगर मैंने सिर्फ यहां 56 ये 4 जीरो को कैंसिल करके सिर्फ 56 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा, तो देखना सिर्फ 56 को मैंने किया तो यहां 28, फिर यहां 14, फिर यहां 2 और यहां 7, तो कुल मिला के मुझे एक चीज दिख रहा है कि ये 8 और ये 7 मुझे क्या दे सकते हैं, माइनस होने पे 1 दे सकते हैं, लेकिन मुझे 1 नहीं 100 चाहिए। तो 100 चाहिए मेरे दोस्त, तो आप 2 जीरो यहां डाल दो और 2 जीरो यहां डाल दो। अब तुम चेक करो, 2 2 4 जीरो मल्टीप्लाई करके दे देंगे, और इन्हीं दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें क्या दे देगा यहां पर 100। तो इस तरह से आप अगर इतनी बड़ी फैक्टराइज नहीं भी कर पाते हो तो आप सिर्फ वो कांस्टेंट वाली नॉन जीरो पार्ट को देखो, नॉन जीरो पार्ट को प्राइम फैक्टराइज करो, आपको जो आंसर्स आएगा उसमें 0 और 0 डाल देना, आंसर्स तुरंत आ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने यहां प्राइम फैक्टराइज करके पता तो लगा लिया कि यहां पर हमें स्प्लिट कैसे करना है, माइनस का 800x प्लस का 700x माइनस 56 4 टाइम्स 0 इक्वल्स 0। चलो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, x माइनस 800 प्लस इसमें क्या कॉमन है, 7 कॉमन, x 700 कॉमन, x माइनस 800। अब ये एक ब्रैकेट बन जाएगी और दूसरी ब्रैकेट ये बन जाएगी। तो अब हमें दोनों ब्रैकेट्स को एक एक बार जीरो करना है। सो या तो x प्लस 700 जीरो होगा, या तो x माइनस 800 जीरो होगा। अब दोनों में से किसको एक्सेप्ट करना है। सपोज करो अगर मैं 700 को उधर भेजूं तो आंसर आएगा माइनस 700, लेकिन हमने x को क्या माना था, स्पीड। इसका मतलब स्पीड आ रहा है नेगेटिव, और ये गलत कॉन्सेप्ट है यार, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू एक्सेप्ट करनी होगी एज एन आंसर, कि x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 800। तो x इक्वल्स टू 800, ये होगा हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू। बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पूछा क्या है, फ्लाइट ऑफ ड्यूरेशन या टाइम क्या था जिसमें वो फ्लाइट पहुंचा है वहां पर। तो आपको यहां टाइम ओरिजिनल निकालना है ना, आपको ये चीज के बारे में पूछ रहा है कि 2800 अपॉन x कितना है दोस्तों, और x की वैल्यू 800 है, तो आपको क्या करना है, वहां पर ओरिजिनली पुट करना है। सो द फाइनल आंसर क्या होगा कि हमारा टाइम ओरिजिनल कितना आएगा, वो होगा 2800 अपॉन x, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2800 अपॉन x के जगह पे रखोगे 800, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मर गए, 14 अपॉन 4, 7 अपॉन 2, 7/2 आवर, ये है हमारी ओरिजिनल टाइम। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन is 7/2 hours।
दिस इज द फाइनल आंसर विथ हिस, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन है कि हमने सबसे पहले टाइम ओरिजिनल निकाला, टाइम रिड्यूस निकाला या इंक्रीज निकाला स्पीड रिड्यूस होने पे, और फिर दोनों के बीच में ये रिलेशन लिख दिया। ये रिलेशन ही सोचना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने ये रिलेशन सोच लिया तो इसका मतलब आप समझ गए, आप जी चुके हैं उस वर्ड प्रॉब्लम को कि आपको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे डील करने हैं। बट यही ऑफन बच्चों लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज का मतलब क्या होता है। इसका यही मतलब होता है कि इंक्रीज टाइम ओरिजिनल टाइम से 30 मिनट ज्यादा है, लेकिन मिनट को आवर्स में करने की गलती, ऐसी गलती ना करना कि आप मिनट्स को मिनट्स में ही रहने दो, आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, इस पे सॉल्व करना है ऐसे सिचुएशंस को। तो ये भी आप लोगों ने अपने एग्जामिनेशन से बहुत देखा होगा, इस टाइप के फैक्टराइजेशन को क्या करेंगे। और देखो कुछ कुछ लोग ये देख के डर जाते हैं कि सर ये क्यों लिखा हुआ है हम लोग के पास x नॉट इक्वल्स टू 0 वगैरह वगैरह, ये क्यों लिखा हुआ है। देखो x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह x माइनस ए प्लस बी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये माइनस ए माइनस बी हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे ना। तो ये आपको डिनोमिनेटर 0 ना करने की दिक्कत दे रहा है, उससे कोई मतलब मत रखना दोस्तों। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा देखना। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिखे, इस टाइप की क्वेश्चन दिखे, तो उसमें एक सीक्रेट या क्रिटिकल स्टेप क्या होता है कि आप ये लिख दो जो यहां पर LHS में लिखा हुआ है, और आप जब इधर की बात लिखोगे तो उस समय आप सिर्फ कांस्टेंट्स वाले को रखो, मतलब कि 1/a प्लस 1/b को रख दो। लेकिन जब आप इस चीज को यहां लेकर के आओगे तभी आपका ये क्वेश्चन आपसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। यही है सबसे यहां का क्रिटिकल स्टेप। So this is the critical step which you have to think here. अगर आपने ये सोच लिया या आप नहीं सोच पाते हो तो आज के आज अभी इसको नोट डाउन करो कॉपीज में कि सर ऐसे क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम लोग ये स्टेप को यूज करेंगे। और कुछ लोग का सवाल होता है सर क्यों करना, आप बताओ अगर इस नॉर्मल क्वेश्चन को एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाए तो क्या ये सॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये नहीं होगा, बट जब होगा ना तो उसमें आपका हो सकता है कि 3 साल 4 साल या कुछ जन्म लग जाए। मुझे मत कहना कि यहां पर सर मुझसे ये एलसीएम लेकर के सॉल्व नहीं हो रहा, आप खुद में कॉम्प्लिकेट हो जाओगे एक तरह से। ये यहां पर एक क्रिटिकल स्टेप है दोस्तों, और इससे ना अपने मन में ये मत रखना कि सर आपने तो किताब पढ़ा है तो आपको आता है, हमें कैसे पता चलेगा। आज के आज अभी के अभी इस चीज को सीख लो, अगली बार आएगा तो जरूर लगा देना। लेकिन ऐसा मत बोलना कि सर हमने ये चीज आज सीखी है कल भूल गए, तो ये मत करना। आज सीखे हो कल अप्लाई करना, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब उस चीज पे फोकस करो, लर्निंग पे ज्यादा फोकस रखना अपना। सो दिस इज द क्रिटिकल स्टेप हियर। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं, बहुत बातें हो गई। a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा x से, एलसीएम लेने पर यहां पर x आएगा और यहां पर ये पूरा चीज आएगा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स। इधर का एलसीएम क्या आएगा ab, ये भी इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करते हैं, चलो x ये ओपन करो, माइनस a माइनस b माइनस का x से x मरने वाला है, यहां पर आ जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा b प्लस a। यहां आ गया तुम्हारा ए बी। अब सॉल्व करते ही तुम्हारे यहां क्या हो रहा है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या दोस्तों, यहां पर बच रहा है मेरे पास माइनस ए माइनस बी। चलो इसको यहां लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस में कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस ऑफ a प्लस बी अपॉन यहां क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास बी प्लस ए अपॉन ए बी। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरे पास ये टर्म पूरी सेम लिखी हुई है, इसी के लिए आपने ये काम किया था। यहां जो क्रिटिकल स्टेप है वो क्या करवाया, आपको ये सेम बनवा दिया, और सेम बन जाता है ना दोस्तों तो वो कट जाते हैं इधर न्यूमरेटर में आके। तो एक काम करो, ये ए बी को इधर फेंको और ये इस माइनस ऑफ ए प्लस बी को इधर लेके आओ, तो ये ए बी को इधर लाओगे तो ये माइनस ए बी रहेगा, और नीचे वाला को छेड़ना मत, नीचे वाला एकदम शांति से बैठा हुआ उसको शांति से बैठने दो। यहां पर a प्लस बी लिख दो और यहां पर ये b प्लस ए ले आओ, आपने माइनस को वहीं छोड़ा, याद रखना। ये से ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, आ गया हमारे पास 1, और 1 फिर यहां पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का ए बी इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स। अब एक काम करो, ए बी को उधर भेज दो तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का ए एक्स, ये माइनस ए बी भी उधर जाके हो जाएगा प्लस ए बी, और जब यहां से सारी चीजें घटा दी तो हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हमें सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा सर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यार। सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस का ए बी इक्वल्स टू 0। तो अब इसे सॉल्व करना है ना। भगवान ने खुद हमें गिफ्ट दिया है बना करके कि इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास कॉमन आते ही क्या आएगा? एक्स कॉमन, एक्स प्लस बी प्लस ए कॉमन, एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो ये x और ये a आ जाएगा। तो एक का ब्रैकेट हो गया x प्लस ए और एक ब्रैकेट हो गया x प्लस बी। तो इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा 0 से, तो एक बार x प्लस ए इक्वल्स टू 0 या तो एक बार x प्लस बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ ए और x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ बी। सो दीज आर योर टू रूट्स। अल्फा की वैल्यू माइनस ए है, बीटा की वैल्यू माइनस बी है। ये हमारे क्या हो गए? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसी तरह से आप सपोज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे क्रिटिकल स्टेप क्या था हमारे लिए, ये अगर ये सोच लेते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस मिले आपको, तो आपको ये सोचना रहता है कि ये इंडिविजुअली भी प्रेजेंट है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है, तो वहां आपको वेरिएबल वाले पार्ट को एलएचएस में शिफ्ट करके पूरा एलसीएम लेने पे आपका लास्ट में एक ब्रैकेट कट जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करना यार इतना बहुत टफ मेथड भी नहीं और बहुत एफिशिएंट है दोस्तों। वो एलसीएम बहुत कचरा होगा, वो आप करके देख सकते हो अगर विश्वास नहीं है हमारी बातों पर। तो एक क्या करता हूं, आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना जरूर। क्वेश्चन है, इसको अपने से ट्राई करना, ठीक है। 2a प्लस बी प्लस 2x वो होता है 1/2a प्लस 1/2b प्लस 1/2x। तो आपको क्या करना है, यही जो नंबर्स डिनोमिनेटर में सम में प्रेजेंट है, वही नंबर्स अगर इंडिविजुअली प्रेजेंट है तो ये पूरी सेम सिचुएशन है। किस जैसी? इस जैसी। ये पूरा सेम सिचुएशन है। तो यही पूरे मेथड को आपको यहां अप्लाई करना है। आप आंसर्स बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आता है। आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सो व्हाट आर द आंसर्स फॉर दिस? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? एक रूट और बीच में भी रूट। तो ये एक बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर रूट के साथ बीच में क्यों रूट डाल दिया है। तो उसका सॉल्यूशन भी आज देख लो भाई लोग कि कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जब कॉर्नर्स में भी रूट प्रेजेंट हो और बीच में भी रूट प्रेजेंट हो तो डरने वाली कोई बात नहीं होती है। फैक्टराइजेशन में क्या सिखाया था? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो और जो बीच वाला नंबर होता है उसको कोशिश करो कि वो उन्हीं दो फैक्टर्स में स्प्लिट हो सके। तो आओ चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते ही हमारे पास कितना आएगा? तो दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट √3 इंटू माइनस का 2√3 आएगा, मतलब कि -2 इंटू 3 6 आएगा। और हमें क्या करना है? उन्हीं दो नंबर से हमें बनाना है x का कोएफिशिएंट, मतलब कि माइनस का 2√2। अब देखो, एक तो चीज क्या हो सकती है? तुक्केबाजी। आप लोग या तो क्या कर सकते हो? तुक्केबाजी कर सकते हो। तो तुक्केबाजी में अगर आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब तुक्का देखो, मैं तुक्का भी मार सकता हूं और मैं आंसर डायरेक्ट भी ला सकता हूं, बट दोनों बताता हूं। मैं तुक्का कैसे मारता हूं, मेरी एक तुक्केबाजी की ट्रिक्स होती है। और अगर मुझे डायरेक्ट आंसर लाना हो, एक बार में एकदम सही स्टेप पे पहुंचना है, तो क्या करता हूं? अगर तुक्का मेथड से मैं जाऊं तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि 2√2 कैसे आ सकता है। हो सकता है ऑफन मेरे दिमाग में यह आता है कि सर 2√2 आपको लाना है ना, तो आप एक काम करो, रखो यहां पर 3√2 और यहां पर रखो √2। सर फिर बोला कि माइनस लाना है, तो ठीक है, यहां माइनस रख दे, यहां प्लस रख दे भाई। अब तुम सोचो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 3 इंटू 2 क्या आ रहा है? 6। बस एक बार में तुक्का लग गया ना, एक बार में लग गया ना तुक्का कि √2 को आपने कैसे सोचा? -3√2 प्लस √2। लेकिन कुछ लोगों क्या आता है कि तुक्का ट्रिक नहीं आता है। वो लोग ये भी सोच सकते थे कि सर आप -2√2 को ऐसे क्यों नहीं लिखे? √2
√2, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। मेरे भाई ये गलत हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं? एक तो मल्टीप्लीकेशन 6 नहीं आ रहा है, देखो इनका मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है और ऊपर से पॉजिटिव आ रहा है। तुम्हें तो चाहिए नेगेटिव ना, तो नेगेटिव के लिए एक तो आगे का नंबर होना चाहिए, एक पीछे का नंबर होना चाहिए। और दूसरी हिंट ध्यान से सुनना, अगर मैं तुक्का नहीं मारता यहां पर, तो तुक्केबाजी के बिना डायरेक्ट आंसर कैसे आएगी? आप क्या कर सकते हो, इस 6 को क्या लिख सकते हो, 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन। अब इन्हीं दोनों में से एक को चेंज करना। सुनना क्या, अगर मैं ऐसा करूं कि इस 3 को 3 ही रहने दूं, इस 2 को √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन लिखूं, बस एक बार 3 को अलग ले लो √2 के साथ और ये √2 को अकेला छोड़ दो, मिल गए ना दो नंबर्स। यही ना दो नंबर्स थे हमारे। तो हमने क्या किया, कोई भी एक नंबर आप √3 के साथ भी कर सकते हो, लिखो और फिर एक को उसके साथ ले लो। आंसर देखो कैसे स्प्लिट हो जाएगा, और जैसे स्प्लिट हो गया आपकी कहानी हो गई। तो इसका मतलब यहां पर हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं, ये दोनों। सो लेट्स स्प्लिट द पॉइंट। तो हमारे पास क्या है, √3x² माइनस का 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। तो √3x² माइनस क्या आएगा, 3√2x प्लस का √2x, अच्छा x लिखना भूल गया, प्लस का √2x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, मेरे पास √3 है, यहां पर 3√2 है। तो एक काम करता हूं, √3 ले लेता हूं, यहां √3 प्रेजेंट है तो √3 ले लिया, x भी मौजूद है, x भी ले लिया, तो यहां बचेगा x माइनस एक √3 यहां बचा और एक √2 यहां बचा। ठीक है, प्लस यहां क्या कॉमन है, यहां √2 कॉमन है और यहां क्या बचेगा तब x, यहां क्या बचेगा सर, √2 और यहां पर क्या बचेगा, √3 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब इस पार्ट को हटा देते हैं, इस पार्ट की हमें कोई काम नहीं है अभी। नेक्स्ट, अब हमें कॉमन लेना, कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को एक तरफ लिख लो, मतलब कि √3x + 2 एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा हमारे पास, x, देखो ये √6 है और ये भी √6 है, तो x माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, एक वैल्यू आएगी √3x, इसको 0 करते ही -2 इधर आएगा और इसको 0 करते ही तो सर डायरेक्ट आंसर आ रहा है √6। इसको 0 करते ही क्या आएगा, x की वैल्यू -2/√3। दिस इज द अल्फा एंड दैट गोज फॉर बीटा। अब ये हो गए हमारे दो आंसर्स, इससे हम आराम से इसको कर सकते हैं कि ये सॉल्व हो गया है। तो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द √1। तो √1 जिनको प्रॉब्लम होता है, अभी देखो मैंने तुक्केबाजी भी सिखाई और मेथड भी बताया कि आप किस मेथड से इस नंबर को गैस मार सकते हो। तो एक बार फिर से देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो दिस इज द राइट मेथड टू डू दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, जब भी यहां पर वेरिएबल हो ना इस तरह का, मतलब कि डिनोमिनेटर में हो, एलसीएम लेके ऊपर चढ़ा दिया करो। एलसीएम कैसे लिया जाता है, वही नॉर्मल मेथड अपना पुराना बच्चा वाला, 1 लिखा, x लिखा, 1 में x मल्टीप्लाई, मतलब कि 10x में x मल्टीप्लाई, और यहां 1 आ गया एज इट इज। फिर ये 3, तो ये कितना बन गया, 10x² माइनस का 1 बाई x इक्वल्स टू 3। ये कितना आ जाएगा, 3x, यहां पर आ जाएगा 10x²। 3x को इधर लेके आओ, 10x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या लाना है, 10 लाना है मल्टीप्लाई करके और 3 लाना है। 10 लाने का क्या तरीका है, 2 × 5, और 5 और 2 के डिफरेंस से कितना आ जाएगा, 5 और 2 के डिफरेंस से हमें 3 मिल जाएगा। तो स्प्लिटिंग भी सिंपल है, ऐसी कोई टफ तो स्प्लिटिंग मुझे नहीं लगती है कि बहुत ज्यादा टफ है स्प्लिट करना। तो 10x² और मुझे माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस में 5 रखना है, प्लस में 2 रखना है, -1 इक्वल्स 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x कॉमन लेते ही मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस का 1, और यहां पर मुझे 2x माइनस 1 बनते हुए पूरा दिख रहा है, तो मेरे पास कुछ कॉमन नहीं है यार, 1 ले लो, तो यहां आ गया 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक ब्रैकेट हो गई हमारी, और दूसरी ब्रैकेट क्या है, 5x प्लस 1। आंसर्स आ गए। एक आंसर इसको 0 करने पे क्या आएगा, 2x, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, अल्फा आने वाला है, और ये +1 उधर जाके -1 आने वाला है।
तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/5 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन को निपटा सकते हो विद इन सेकेंड्स। क्या करना है, जब फ्रैक्शन में आए तो एलसीएम लो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को न्यूमरेटर में भेज दो, काम खत्म, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4। आ गए वेरिएबल्स का गेम। तो ये है वेरिएबल से डर। जिन स्टूडेंट्स को वेरिएबल से खतरनाक खौफ होता है उनका क्या होता है जीवन में कहना कि सर हमारे जीवन में कांस्टेंट्स ने अलग हल्ला मचाया था क्लास 8 से और हमें वेरिएबल से ऑलरेडी प्रेम नहीं है, एक्स को निकालते निकालते सबकी एक्स नहीं मिल रही है, लेकिन यहां पर इतने वेरिएबल्स और देखने को मिल गए कि अब तो हमें इस क्वेश्चन में गिव अप मारना पड़ेगा सर, इसमें कुछ हिंट्स नहीं मिल रहा है। तो देखो गिव अप मत मारना। इस क्वेश्चन को बनाने के आपको 3 मेथड्स बताऊंगा, 3, इसी क्वेश्चन को 3 डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा। आप डिसाइड करना कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है। 3 सबसे गजब गजब मेथड है, 3 स्टूडेंट लोग की बात करूंगा। चलो तो सबसे पहले मैं करता हूं इसको एकदम नूब्स मेथड से, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट मेथड। जो अब कुछ ना आए तो हमारा लास्ट होप क्या होता है दोस्तों, लास्ट होप होता है डिस्क्रिमिनांट। अगर एकदम ही गधे हो तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनांट को बेफिक्र यूज करो यार। तो मेथड नंबर 1 ये होगा मेरा प्रो मेथड, क्योंकि ये, चलो इनको प्रो दे देते हैं। तो प्रो मेथड क्या होगा कि मुझे यहां डी यूज करना है। अब पहले तो मैं ए बी सी लिख लेता हूं, क्योंकि मुझे ये बहुत कंफ्यूजन मान लो होता है, तो ए बी सी लिख लेता हूं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला 4। बी क्या है, एक्स के पीछे वाला, मतलब कि माइनस का 4a स्क्वायर। और सी क्या है, सी ये पूरा पार्ट जो कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं है, मतलब कि a4 माइनस का b4 हो गया। अब मैं इन सबको क्या करूंगा, वही फॉर्मूले में रखूंगा। d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो फटाफट रखो तो, बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 4a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है हमारे पास 4 और c a4 माइनस b4 ब्रैकेट में। ये आ गया 16a पावर 4 माइनस 4 4 16 और ये आ जाएगा a पावर 4 माइनस b पावर 4। फिर इसको मैं खोल लेता हूं, मुझे ये दूर से ही दिखने लगा है कि 16 से 16 कैंसिल होने वाला है। और माइनस माइनस प्लस का ध्यान रखना दोस्तों, 16b पावर 4 ये से ये कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 16b की पावर 4। लेकिन मुझे रूट d निकालना रहता है, तो रूट d कितना आ जाएगा, रूट ओवर 16b की पावर 4। तो इसकी फाइनल आंसर क्या होगी, इसकी फाइनल आंसर होगी दोस्तों रूट 16 बाहर आते ही 4, b की अंदर पावर 4 है तो बाहर आते ही 2 हो जाएगी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट d। अब जैसे ही मेरे पास रूट डी आया, मैं लगा दूंगा अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a। यही हमारे होते थे अल्फा और बीटा, तो इन दोनों में वैल्यूज बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी माइनस डी, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का रूट डी कितना होता है हमारे पास 4b स्क्वायर अपॉन 2a कितना है 2 इंटू 4 8। उसी तरह से बीटा कितनी आ जाएगी माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 4a स्क्वायर माइनस रूट डी 4b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 8। सॉल्यूशन करते हैं, ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 8 और बीटा आ गया 4a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर अपॉन 8। 4 4 8 बहुत ही लकी नंबर है, 4 से कट रहा है सबका सब, तो ऊपर से 4 कॉमन लो और नीचे वाले 8 के साथ उड़ा दो, मतलब कि 2 बना दो। ये आ गया 4 कॉमन लेते ही मेरे पास क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 8। 4 से ये काट दो तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। These are your 2 answers. Answer number 1, answer number 2. So this is the 2 answers. ये तो हो गई मेथड नंबर 1 जो कि है प्रो मेथड। मैंने आपको बता दिया प्रो मेथड क्या होता है कि डी लगाओ, जब कुछ नहीं हाथ में होता है तो डी होता है। डी आपको सब जगह हेल्प करेगा यार। अब एक सुनो इसका दूसरा मेथड।
दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं दूसरे मेथड को चलो इससे बनाते हैं, क्या हमारे पास और एक पेज है? जी हाँ, हमारे पास और एक पेज है इसके लिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं मेथड 2, वो होता है अल्ट्रा प्रो मेथड। और अल्ट्रा प्रो मेथड क्या है पता है? अल्ट्रा प्रो मेथड यहां पर है फैक्टराइजेशन। आप चाहो तो इसी गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके भी ला सकते हो। ये देखो, ये गिवन एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन से पॉसिबल है क्या? मतलब ये पॉसिबल है कि मैं ये सोच पाऊं कि -4a² कैसे आ रहा है। सुनना, अभी सोच के बताऊंगा, आप लोग भी इसमें हैरान हो चक्के रह जाओगे कि सच में सर फैक्टराइजेशन काश ऐसे होता, काश ऐसे अलजेब्रा पड़ी होती तो मुझे ये फैक्टराइजेशन चमक गया होता। चलो, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे सम कितना लाना है देख लेता हूं। सम लाना है मुझे -4a², और मुझे प्रोडक्ट लाना है कितना? a⁴ माइनस b⁴। अब मैं एक काम करता हूं, यही प्रोडक्ट को फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं। तो यहां मैं इस प्रोडक्ट को फैक्टराइज करूंगा, ठीक है? a⁴ माइनस b⁴। सर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a² की स्क्वायर है और ये b² का स्क्वायर है। अब इसको आप फॉर्मूला में लग दो। फॉर्मूला क्या होता है? इन दोनों का एक बार सम, मतलब कि a² प्लस b², और एक बार क्या होता है? a² माइनस b²। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, नॉर्मली यही करते हैं। अब तुम्हें सोचना है कि इन दोनों के आगे आप कौन सी ऐसी साइन लगाओगे जिससे तुम्हारा ये -4a² तुम्हारे पास आ जाए। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में आपने a को भी ध्यान में रखना होगा कि आपने जब प्रोडक्ट लिखा है तो आपको प्रोडक्ट में एक 4 को भी काउंट करना है। तो यहां मैंने उसे जानबूझ के नहीं लिखा है, क्योंकि जैसे ही मैं यहां पर 4 लिखूंगा तो मुझे यहां पर इन दोनों फैक्टर में 4 को इक्वल डिवाइड 2 से करना पड़ेगा। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 2a² प्लस b² हो गया, और ये हो गया 2a² माइनस b²। भाइयों और बहनों, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन तो यहां पर आ रहा है, वो तो सब कुछ सही है, बट सर अब माइनस कैसे आएगा? सुनना, मुझे चाहिए माइनस का 4a²। तो माइनस का 4a² के लिए मेरे को तो ये +2a² प्लस 4a² दे रहा है। माइनस लाने के लिए माइनस यहां लगा दो, माइनस यहां लगा दो। क्या हो गया हमारे पास? इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस देगा, और इन्हीं दोनों का अब तुम सिंप्लीफिकेशन करो। अब सिंप्लीफिकेशन देखो क्या होगा, -2a² माइनस 2b², माइनस का 2a² प्लस का 2b² प्लस 2b² ने -2b² को मार डाला। आंसर आ गया आपका ये वाला टर्म जो आपको यहां चाहिए था। तो आपने ये बात समझा कि मैंने कैसे फैक्टराइज किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स के अंदर थोड़ी सी 4 के छेड़छाड़ किए, और वो थोड़ी सी छेड़छाड़ मुझे प्लस माइनस की इतनी अच्छी नॉलेज हो गई कि मैंने इसको क्रिएट कर दिया कि मुझे ये क्रिएट कैसे करना है। तो चलो अब आ जाते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में। तो हमें क्या करना है, ये पूरी टर्म को इधर मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है। तो ये भी एक बहुत मेहनत की काम है, ध्यान से करना एकदम पूरे सिंसियरिटी के साथ। इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या थी? 4x² माइनस 4a²x, फिर आ जाएगा यहां पर क्या? प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल्स टू 0। अब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करो, -4a² लिखना है तो 4a² को ऐसे लिखो, मतलब कि एक यहां ब्रैकेट दो, -2a² प्लस b² में x, फिर आप यहां एक और माइनस दो और लिखो 2a² माइनस b² में, और बाहर में डाल दो x, क्योंकि अब इसी सब का सम यहां -4a² मेरे को दे देगा एक तरह से, ठीक है ना? तो ये अच्छा, ओरिजिनली एक माइनस है, ओरिजिनली आपके पास वहां पर क्या आ रहा है? -4a² ही आ रहा है, तो आप इसको प्लस कर सकते हो क्योंकि आपको ये चीज -4a² अपने आप दे देगी, एक तरह से -4a²x आ जाएगा। और ये a4 माइनस b4 को अभी के लिए एक जगह ऐसे ही लिखो, बाद में देखेंगे इसका निपट लेंगे क्या करना है। अब चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4x², फिर ये कितना आ जाएगा?
एक बार इस पूरे टर्म को x के साथ बाहर ले लो तो यहां पर x नहीं आएगा, तो यहां पर ये -2, ये पूरा चीज जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा दिखेगा, -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। और फिर ये पूरी चीज जब x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स दिखेगा। और अब ये a4 माइनस b4 को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन या इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 भी है सर, x भी है, तो 2 ले लो x ले लो, तो यहां बचेगा 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x आपने ले लिया है तो क्लोज कर दो ब्रैकेट। यहां पर कॉमन क्या है देखो, ये पूरी चीज को ध्यान से देखना, ये पूरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर भी पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा ही टर्म इन दोनों में प्लस के इस तरफ कॉमन है। सो कॉमन लेते ही क्या आ गया हमारे पास, माइनस कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 2x, मुझे यहां प्लस लाना है तो यहां माइनस कॉमन लिया तो माइनस, और ये चीज को छुपा दो, जो अगली वाली टर्म बची है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया काम तमाम। दिस इज द फाइनल। हमारे पास इन दोनों को ही अब फैक्टराइज करके एक एक बार इक्वेट करके 0 से आंसर आ जाएगा। तो चलो इस पार्ट को रिमूव करता हूं और अब इन लोग को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आने वाला है सॉल्यूशन से, इसमें से मुझे क्या आ रहा है, एक ब्रैकेट 2x और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2x लिखा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी पास हो गई एक ब्रैकेट। और दूसरी ब्रैकेट क्या है, ये वाली 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2x ये माइनस, या चलो पहले एक बार लिख के बता देता हूं, ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा, और फिर इसको इक्वेट करोगे तो 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। इसको इक्वेट करते ही 2x की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। यहां से मुझे एक रूट मिल चुका है, देखो x की वैल्यू आ गई ना, एक वैल्यू आ चुकी है। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, 2x की वैल्यू यहां पर ये माइनस उधर भेजते ही प्लस, और फिर x की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। दिस इज द लास्ट बीटा। तो ये हमारे निकल गए फैक्टराइजेशन से। पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ये बहुत बेकार मेथड है, बहुत बोगस है यार, इतना मेहनत मैं कर सकता हूं, आप लोग नहीं अभी इसके लिए ट्रेंड हो। बट इस चीज को ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से भी बना सकते हैं। सोचो डी से भी बन गया, फैक्टराइजेशन से भी बन गया। अब मैं सिखाता हूं आपको एक निंजा सबसे गजब मेथड। उस मेथड में आपका एकदम चुटकी में आंसर आ जाएगा, तुरंत उड़ाते उड़ाते आंसर एकदम अपने आप बोलेगा कि आओ भाई मुझे ले लो यार आंसर्स को। चलो तो ये भी एक अच्छा मेथड था, इसमें भी आप चाहो तो फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, पर्सनली मैं एडवाइस दूंगा मेथड 3 पे जाओ। मेथड 3 क्या है देखना, सॉल्यूशन मेथड 3 जो कि है अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड। अब अल्ट्रा प्रो मैक्स मेथड क्या कहता है कि आप इस क्वेश्चन को तुरंत चुटकी में कैसे निपटा सकते हो। देखना मैं लिखूंगा यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई थी कि 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स, 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4। अब मुझे इसी को स्प्लिट करना है। क्या आपने बचपन में एक आइडेंटिटी को बहुत ध्यान से पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपको होल स्क्वायर पूछूं तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। करेक्ट, ये इधर कहीं दिख रहा है क्या,
ये पूरा चीज यहां कहीं आपको दिख रहा है 2ab के साथ कुछ टर्म्स बन रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो एक बात कहता हूं आपसे, अगर मैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख दूं, 4a² x को छोड़ा और पहली वाली टर्म को मैं a² का स्क्वायर लिख दूं, अब मैं मान लो इस पूरे टर्म को a कहूं और इस पूरे टर्म को b कहूं, और अगर मैं चेक करूं जरा कि 2ab कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 2x² इंटू b के जगह डाला a², क्योंकि देखो ये पूरा टर्म मतलब ये b² है, ये a² है, तो a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू a² है। ये करते ही मेरे पास कितना आया 4x², या x है मेरे पास, 4xa²। अब मेरे पास जैसे ये 4xa² आया, मेरी आंखें खुल गई कि सर आपने जो a² b² बनाने की कोशिश की है, बीच वाली टर्म आपकी गलती से, या मान लो आपने कुछ सेटिंग बैठाई होगी कि वो 2ab बन जाए, और आपने माइनस तो डालना ही नहीं सर। ये पूरा फॉर्मेट आ गया उस तरह का। देखो ये है इसमें चालाकी कि आपने सेटिंग ऐसी बैठाई कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर सपोज करो मैं इसको लिखने की कोशिश करूं माइनस का 4a² x, तो मेरे पास ये पूरा चीज क्या आएगा, a मैंने किसे माना था 2x को, b मैंने किसे माना था a² को, और बीच में आएगा माइनस का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी पूरी की पूरी डिस्क्लोज कि जो यहां छुपा हुआ आदमी है वो एक ही बोल रहा है कि सर आपने ये जैसे ही सोच लिया तो आपका ये वाला काम खत्म हो गया। ये वाले को तुम क्या लिख सकते हो 2x माइनस का a² का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस b² का स्क्वायर। अब तुम क्या कर सकते हो, एक तो तुम्हारी ये काम हो सकती है, ये हरकत कर सकते हो कि इधर जाते ही ये b² का स्क्वायर हो जाएगा, जीरो के उधर जाते ही ये काम हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस का a²। देखना यहां क्या चालाकी करूंगा, जैसे ही यहां पर स्क्वायर उधर जाके रूट आएगा तो क्या होगा रूट ओवर b² का भी स्क्वायर है, लेकिन जब याद रखना स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस और माइनस के साथ आता है, तो प्लस और माइनस लगाने की गलती ना करना। आंसर क्या आ गया देखो, आंसर मेरे पास आ गया 2x माइनस a स्क्वायर, 2x माइनस a का स्क्वायर भी था, इज इक्वल्स टू, यहां पर एक स्क्वायर से एक रूट तो मर जाएगा तो b² बचेगा बस। अब इसके पीछे प्लस माइनस है तो अलग अलग ले लो ना यार, एक बोल दो कि 2x माइनस a² b² है, और एक बार बोल दो 2x माइनस a² माइनस b² है। अब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ये माइनस a² उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस a², और ये माइनस a² उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस a², और आगे b² को लिख दिया। फिर ये 2x आ गया, ये 2x आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई b² प्लस a² बाई 2, और x की वैल्यू यहां क्या आ गई a² माइनस का b² बाई 2। क्या यही हमारे तब से दो आंसर्स आ रहे हैं, b² प्लस a² बाई 2, b² प्लस a² बाई 2, यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व, अच्छा यहां पर माइनस है, माइनस एक मिसिंग आ रहा है, इसको करेक्ट कर लेना यार, ये माइनस था, ये मिस्टेक हो गई थी, ये माइनस है a² माइनस b², और यहां पर आएगी a² माइनस का b²। तो हमारे पास a² माइनस b² बाई 2 यहां भी है, a² प्लस b² बाई 2 यहां भी है, यहां भी वही है। तो लाने का दो मेथड हो सकता है, तीन मेथड हो सकता है, जो आपको पसंद है आप ला सकते हो कि आपको किस मेथड से ये क्वेश्चन को निपटाना है विद इन द सेकेंड्स। हाँ मैं तो बोलूंगा कि यही मेथड सबसे गजब था, लेकिन इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कहां बन रहा है। पहचान लिया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक तुरंत निपटा जाएगा, लेकिन याद रखना स्क्वायर रूट उठ जाता है तो प्लस माइनस आता है। चलो अब एक और काम करते हैं, इसी मेथड से एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, लेट्स नॉट टेक इट लॉन्ग। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा आज की सेशन का, और दिस विल बी द चैप्टर क्लोजिंग क्वेश्चन। सो हमारे पास ये दिया हुआ है, अब एक काम करता हूं, बिना इसको सोचे समझे एक बार ये 9a² को x के साथ और ये 8b² को x के साथ कर देता हूं।
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12ab(x² माइनस का 9a²x, ये माइनस का माइनस प्लस 8b²x माइनस का 6ab इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? 3a, 12 और 9 में 3 कॉमन है, a कॉमन है सर, x भी कॉमन है, तो एक बचेगा यहां पर 4bx और यहां क्या बचेगा 3, तो 3 लिया तो 3 बचा, एक a लिया तो एक a बचा, x तो उठा लिया है सर आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ये दोनों में क्या कॉमन है? 8bx में और 6ab में, 8 और 6 2 से मल्टीपल है, b और x में b भी है, बस अब क्या होगा यहां एक 4 बचेगा b के साथ और एक x के साथ, और यहां पर क्या बचेगा 2b ले लिया है तो 3 बचेगा यहां पर, और b को भी ले लिया तो यहां a बचेगा इक्वल्स टू 0। बन गया, सेम ब्रैकेट हो गए। आपने जैसे ही कॉमन लिया आराम से अपने आप ही सेम बन गया, मैंने थोड़ी बनाया यार, अपने आप सेम ब्रैकेट्स बन गए, तो खुश हो जाओ। ये एक ब्रैकेट मतलब कि 4bx माइनस का 3a, और ये रहा दूसरा ब्रैकेट मतलब कि 3ax प्लस का 2b। आपने जैसे ही इसको 0 से इक्वेट किया तो यहां पर इसको 0 से इक्वेट करते ही मेरे पास क्या आएगा इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी, ये 3a उधर गया, ये 4b इधर आ गया, और फिर ये x की वैल्यू क्या आएगी 2b उधर जाके माइनस 2b, और यहां नीचे आएगा 3a। सो दीज आर योर 2 आंसर्स। ये हो गए हमारे आंसर 1, ये हो गया हमारा आंसर 2, अल्फा और बीटा आ चुके हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे। आज हमने बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइज को किया है कि कैसे कैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हट करके और कुछ नए क्वेश्चंस को कैसे डील किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। आज हमने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। मिलता हूं आपसे अगली चैप्टर में जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक ऐसी चैप्टर है जिसको आपने बचपन से तो नहीं पढ़ा है, बट याद रखना जैसे बचपन में क ख ग घ पढ़ती है वैसे ही एकदम पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से चलूंगा, और एडवांस में उसकी भी प्रैक्टिस सेशन होगी, उसके भी बहुत प्यार से एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को एडवांस में पढ़ेंगे और एकदम हर एक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा एपी का। हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते जाएंगे, आप अपना सपोर्ट दिखाते जाइएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है, अब आप चाहे तो अपने साइड बुक्स को बना सकते हैं, एनसीईआरटी को फिर से रिवाइज कर लेना और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेना। हम लोग खुद भी जब हम लोग एग्जाम पैटर्न से पढ़ेंगे या और भी प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे तो उसमें हम पीवाईक्यू सॉल्विंग, एनसीईआरटी को और एक बार रिवाइज, और आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा जैसे जो भी बुक से आपको डाउट हो आप बता दीजिएगा, उसको हम लोग ले लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, थैंक यू।